हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम देखने वाले हैं 2020 की 25वें क्वेश्चन को। और ये बोल रहा है कि निम्न को समझाइए। दे रखा है अपचाई शर्करा, ओलिगोसेकेराइड्स और प्रोटीन। देखिए सर, शुरुआत हम करने वाले हैं ओलिगोसेकेराइड से। अब ओलिगोसेकेराइड्स जब आपको पढ़ना ही है तो क्यों ना हम सारे के सारे सेकेराइड्स देख लें कि सेकेराइड्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। देखो क्या कह रहा है। जैव रसायन में जो कार्बोहाइड्रेट है उनको सामान्यतः क्या बोला जाता है, सेकेराइड्स बोला जाता है। ठीक है। अभी जो सेकेराइड्स है ना सर, ये लिया गया है सेकेरोन शब्द से। और ये सेकेरोन शब्द कहाँ का है, ग्रीक लैंग्वेज का। और इस सेकेरोन शब्द का मतलब होता है शर्करा, है ना। और शर्करा का मतलब आप समझते हैं किससे बात की जा रही है, मीठे से। जो स्वाद में मीठे होते हैं उनको क्या कहा जाता है, शर्करा। तो मतलब जितने भी मीठे पदार्थ हैं सर, क्या वो कार्बोहाइड्रेट है, नहीं। नहीं। और क्या सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट मीठे होते हैं सर, नहीं। जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो मीठे, स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, ध्यान रखना है। और अन्य भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। पर अभी आपको ध्यान रखना है कि जो सेकेराइड शब्द है वो सेकेरोन से लिया गया है। इसका अर्थ होता है शर्करा। और शर्करा का मतलब जो स्वाद में मीठे होते हैं। और सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट मीठे नहीं होते हैं। क्लियर है। तो जिसका तात्पर्य क्या है, शर्करा। अब अगर आप इनका जल अपघटन करेंगे तो जल अपघटन के आधार पर हमने कार्बोहाइड्रेट्स को या सेकेराइड्स को तीन भागों में बांटा है ना। जल अपघटन के आधार पे सेकेराइड्स को या कार्बोहाइड्रेट्स को तीन भागों में बांटा है। क्लियर बात है। पहला है सर मोनोसेकेराइड्स। देखिए, जब आप जल अपघटन करते हैं और जल अपघटन के बाद अब आप ये भी जानते होंगे सर, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये पॉलीहाइड्रोक्सी या तो कीटोन होते हैं या तो क्या होते हैं, एल्डिहाइड होते हैं। क्लियर बात है, ये आपको पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट को ही पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी क्या कहा जाता है, कीटोन कहा जाता है। तो सर वे कार्बोहाइड्रेट जिसको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन की अधिक सरल यौगिकों में जल अपघटित नहीं किया जा सकता, इनको मतलब और सरल नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसे सेकेराइड्स जिनको और सरल नहीं किया जा सकता और ज्यादा जल अपघटित नहीं किया जाता, उनको क्या बोला जाता है सर, मोनोसेकेराइड्स। देखिए उदाहरण बाद में ध्यान रखना, पहले अंतर समझिए। वे कार्बोहाइड्रेट जिनको और सरल यौगिकों में जल अपघटित नहीं किया जाता उनको कहते हैं मोनोसेकेराइड्स। और जिनको 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड्स में क्या किया जाता है, जल अपघटित किया जाता है, उनको क्या बोलते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स। और जिनको 10 से अधिक या अत्यधिक संख्या में जिनको क्या करता है, जल अपघटित करने पर मोनोसेकेराइड्स मिलते हैं, उनको क्या बोला जाता है, पॉलीसेकेराइड्स। क्लियर करिए बात। देखिए मोनोसेकेराइड्स का जल अपघटन नहीं किया जा सकता, ये सबसे सरल अणु है, इनको और सरल अणुओं में नहीं तोड़ा जा सकता। ओलिगोसेकेराइड्स का जल अपघटन करोगे तो 2 से 10 क्या निकलेंगे सर, मोनोसेकेराइड्स। और पॉलीसेकेराइड्स का जल अपघटन करोगे तो ये अत्यधिक संख्या में क्या निकलते हैं सर, मोनोसेकेराइड्स निकलते हैं। मतलब 10 से अधिक मोनोसेकेराइड्स मिलते हैं जब आप पॉलीसेकेराइड्स का जल अपघटन करते हैं। क्लियर बात है। अब देखिए मोनोसेकेराइड्स की बात करें तो इसमें क्या है सर, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और राइबोस, तीन एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है जो सबसे सरल है ना। इनको क्या नहीं किया जा सकता, जल अपघटन नहीं किया जा सकता है। और प्रकृति में 20 मोनोसेकेराइड्स अभी तक ज्ञात है, जिसमें से तीन के नाम आपको यहाँ मिल रहे हैं। अब जिनको 2 से 10 इकाइयां जिनमें प्राप्त हो सकती हैं, 2 से 10 मोनोसेकेराइड्स मिल सकते हैं। तो अगर सर आपको दो मिलते हैं तो आप डाई सेकेराइड्स बोलते हैं, तीन बोलते हैं तो ट्राई, चार मिलेंगे तो टेट्रासेकेराइड, पांच तो पेंटा, छह तो हेक्सा, सात तो हेप्टा, ऐसा चलता रहेगा सर। इस तरीके से इनको क्या किया जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है ना। अब वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन पर अत्यधिक संख्या में निकलेंगे सर, उन मोनोसेकेराइड्स को आपने क्या बोला, पॉलीसेकेराइड्स। उदाहरण के लिए आपने क्या लिया, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। अब यहाँ पे ध्यान रखना है सर, मेरा लिखने का उद्देश्य होता है कि आपको साथ साथ क्या प्रोवाइड किए जा सके, नोट्स। तो यहाँ से आप अपने नोट्स भी ले सकते हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है सर। उदाहरण के लिए अगर देखिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं सर, इसको ध्यान दीजिए। अगर ग्लूकोज C6H12OH O6 का आप क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं सर, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले। क्लियर बात है, घुल जाएगा लेकिन कोई अंतर नहीं आने वाला। लेकिन वहीं आप सुक्रोज का ले लेंगे सर, C12H22O11 का, O11 का अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे सर, तो इसमें आपको एक ग्लूकोज का पार्टिकल मिलता है और एक किसका पार्टिकल, एक ग्लूकोज का अणु मिलता है सर, और एक अणु किसका मिलता है, फ्रक्टोज का।
ठीक है। अगर आप स्टार्च ले लें सर, है ना, स्टार्च अगर आप ले लें तो स्टार्च का अगर आप क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं सर, तो इसमें एन नंबर के अल्फा ग्लूकोज आपको मिलेंगे। एन नंबर के क्या मिलेंगे आपको, अल्फा ग्लूकोज मिलेंगे। मतलब बहुत सारे अत्यधिक संख्या में अल्फा ग्लूकोज मिलते हैं, इसलिए इसको पोली बोला। इसमें सर 2 से 10 मिलते हैं, जैसे सुक्रोज में सिर्फ 2 मिलते हैं सर, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, तो इसको क्या बोला, ओलिगोसेकेराइड, जिसमें 2 से 10 मोनोसेकेराइड्स मिलते हैं। और इसका जल अपघटन नहीं किया जा सकता सर, इसलिए इसको क्या बोला, मोनोसेकेराइड्स। तो आई होप समझ गए होंगे। अगला है सर हमारा अपचाई शर्करा और अनपचाई शर्करा। देखिए, सबसे पहले आप याद कीजिए, आपने पढ़ा था एल्डिहाइड, आपने पढ़ा था सर कीटोन, और कीटोन और एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए आपने टेस्ट किया था किसका, टोलेन का। ठीक है, और ऐसे ही आपने टेस्ट किया होगा किसका, फेहलिंग सॉल्यूशन का। ये 2 टेस्ट आपने किए होंगे। आप जानते हैं सर, जब एल्डिहाइड में टॉलेन रिएजेंट डाला जाता है, सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट एजी पॉजिटिव जब डाला जाता है, तो ये एसिड कन्वर्ट, ये एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है सर किसमें, कार्बोक्सिलेट आयन में, और एजी कन्वर्ट हो जाता है सर किसमें, एजी सॉलिड में, मतलब अपनी नेटिव स्टेट में चला जाता है सर। क्लियर है। तो यहां हो क्या रहा है, बेसिकली समझिए, एल्डिहाइड क्या कर रहा है, अपचयित कर रहा है किसको, एजी को। एजी का क्या हो रहा है, अपचयन, और एल्डिहाइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये एल्डिहाइड टॉलिन का क्या करता है, अपचयन। ध्यान दीजिए, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है, ये टॉलिन रिएजेंट का क्या करा देता है सर, अपचयन करा देता है, मतलब ये इसको क्या कर देता है, अपचयित कर देता है। कितना क्लियर। अब आप ये भी जानते हैं सर, ग्लूकोज की अगर आप बात करें तो ये ग्लूकोज का सामान्य स्ट्रक्चर है ना। और इस ग्लूकोज के बेसिक स्ट्रक्चर में आप जानते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। और जब भी एल्डिहाइड ग्रुप को आप टोलेन टेस्ट पे डालेंगे तो आप जानते हैं ये टोलेन का क्या करा देगा, अपचयन करा देगा। टोलेन रिएजेंट किस में चला जाता है सर, एजी पॉजिटिव में, और एल्डिहाइड किस में चला जाता है, कार्बोक्सिलेट आयन में। तो मेरे कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। क्या होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। अब एल्डिहाइड कीटोन पे टोलेन और फेलिंग रिएजेंट डालेंगे सर, तो टोलेन और फेलिंग क्या हो जाएंगे, अपचयित हो जाएंगे। तो बस बेसिक परिभाषा यही है कि वे सभी कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग और टोलेन अभिकर्मक को अपचयित कर देते हैं क्या कहलाते हैं, अपचाई शर्करा। ठीक है। और जिसमें वे कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग और टोलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करेंगे, उनको हम क्या बोलने वाले, अनपचाई शर्करा। बेसिक बात है। अब समझना ये है सर कि कैसे करते हैं और सारे क्यों नहीं करते, जरा चेक कीजिए। अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखें सर, तो ये वाला जो हावर्त संरचना है ग्लूकोज की, यहाँ पे प्रेजेंट होता है मेरा एल्डिहाइड ग्रुप। C1 पे क्या प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड ग्रुप। इस C1 पे क्या प्रेजेंट है सर, एल्डिहाइड ग्रुप। इस C1 पे क्या प्रेजेंट है सर, एल्डिहाइड ग्रुप। इस C1 पे क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप। सेम यहाँ देखिए, इस C1 पे प्रेजेंट है सर मेरा एल्डिहाइड ग्रुप, और ये फ्रक्टोज है, तो फ्रक्टोज के C2 पे प्रेजेंट है क्या, कीटोन ग्रुप। तो यहां जरा एक बार देखिए कि इसका एल्डिहाइड ग्रुप तो क्या हो रखा है, बीजी। इस वाले ग्लूकोज का फर्स्ट पे था एल्डिहाइड ग्रुप, तो ये तो क्या हो गया, बीजी। लेकिन इसका C1 पे क्या रहा होगा, एल्डिहाइड ग्रुप रहा होगा, और ये अभी भी कैसा है सर, फ्री है। कैसा है, फ्री है। और जब एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होगा सर, तो ये क्या देगा, टोलेन टेस्ट देगा, और टोलेन टेस्ट देगा सर, तो ये टोलेन अभिकर्मों को क्या कर देगा, अपचयित। क्लियर बात है। इसीलिए यहां लाइन लिखी है सर, इनमें एल्डिहाइड तथा कीटोन पर्याप्त प्रकार्यात्मक समूह क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। यहां देखिए, ये वाला एल्डिहाइड ग्रुप क्या है, फ्री है। सेम यहां देखिए सर, इन इन दोनों में देखिए बॉन्डिंग कौन सी हो रही है, C1 C4। इसका C1 कार्बन बॉन्डिंग कर रहा है C4 से, और एल्डी ग्लूकोज का C1 पे क्या होता है सर, एल्डिहाइड। और देखिए ये भी अल्फा ग्लूकोज का बहुलक है, और ये भी ग्लूकोज का बहुलक है। अब बीटा गैलेक्टो, अब ये बहुत डीप में नहीं जाएंगे सर। देखिए, ये मेरा C1 पे एल्डिहाइड ग्रुप है, और ये C1 पे एल्डिहाइड ग्रुप है। इसका C1 तो सर हो गया बीजी, लेकिन इसका C1 अब भी कैसा है, फ्री है, अब भी मुक्त है। और अब भी मुक्त है सर, तो ये क्या करेगा, टोलेन रिएजेंट को क्या कर देगा, अपचयित कर देगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही होगी, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा मुश्किल आपको तब हो सकती है अगर आप इस संरचना को नहीं समझते कि हावर्थ संरचना कैसे बनाते हैं। और अगर आप चाहते हैं सर कि आप इसको सीखें, तो ऑफकोर्स आपको रिक्वेस्ट साथ में भेजनी होगी। यहाँ देखिए सर, सुक्रोज में
सुक्रोज में अल्फा ग्लूकोज के C1 पे होता है एल्डिहाइड, यहाँ पे प्रेजेंट है सर एल्डिहाइड। और फ्रक्टोज के का कीटोन कहाँ होता है सर, सेकेंड पोजीशन पे कौन प्रेजेंट होता है, कीटोन। और इसका कीटोन दूसरी पोजीशन और पहली पोजीशन, इसका कीटोन और एल्डिहाइड दोनों कैसे हो गए सर, बीजी, दोनों कैसे हो गए, बीजी। और दोनों बीजी होने का मतलब है सर ये टॉलिन टेस्ट नहीं देंगी। तो इसमें जो एल्डिहाइड और कीटोन प्रकार्यात्मक समूह होते हैं सर, वो क्या नहीं होते, मुक्त नहीं होते हैं। अब आप ये चीज समझते होंगे सर तो वेरी गुड, नहीं समझते होंगे तो फिर जब कभी पूरी क्लास लेंगे तब समझेंगे। हमने क्या बोला, अल्फा ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप C1 पे होता है, और फ्रक्टोज का कीटोन ग्रुप कहाँ होता है, दूसरी पोजीशन पे। और यहाँ बॉन्डिंग हो रही है सर C1 और C2 की। तो कीट क्या बोलते हैं इसको, ग्लूकोज का एल्डिहाइड बीजी हो गया, और कीटोन फ्रक्टोज का कीटोन भी क्या हो गया, बीजी हो गया। इसलिए सर ये कैसी शर्करा है, अनपचाई। इसमें क्या है, न तो एल्डिहाइड फ्री है और ना तो एल्डिहाइड फ्री है ना तो कीटोन, इसलिए इसको हमने क्या बोला, अनपचाई शर्करा। यहाँ पे एक और बात ध्यान देनी होगी सर आपको, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दो कार्बोहाइड्रेट्स या ऐसा बोलूं मैं दो मोनोसेकेराइड्स के बीच बनने वाला जो बॉन्ड, या कार्बोहाइड्रेट्स के मध्य बनने वाला बॉन्ड क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एमिनो एसिड के मध्य बनने वाला बॉन्ड क्या होता है सर, पेप्टाइड बॉन्ड। और न्यूक्लियोटाइड के बीच बनने वाला, या न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के मध्य बनने वाला बॉन्ड क्या होता है सर मेरा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये भी आपको याद रखना होगा। अभी देखते हैं सर हम अपना अगला क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था प्रोटीन। अब देखिए ये तो सामान्य भाषा है सर, सामान्य रूप से आपको समझना होगा कि प्रोटीन शब्द की व्युत्पत्ति ये भी ग्रीक शब्द के प्रोटियोस शब्द से हुई है। और प्रोटियोस का अर्थ क्या होता है सर, प्राइमरी, प्राथमिक, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और जो हमारे शरीर के लिए प्राथमिक है उसी को क्या बोलेंगे सर, प्रोटीन। अब प्रोटीन जीव जगत में सर्वाधिक पाए जाने वाले जैव अणु हैं। ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे ज्यादा अगर कोई बायोमोलिक्यूल पाया जाता है तो वो कौन पाया जाता है, प्रोटीन। और ये जीवन का मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक आधार बनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सर। इनका काम क्या है सर, शरीर की वृद्धि के लिए इनका वृद्धि और विकास के लिए इनकी आवश्यकता होती है, और शरीर के अनुरक्षण के लिए भी ये क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। यहाँ ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सभी प्रोटीन क्या होते हैं, अल्फा एमिनो एसिड के बहुलक होते हैं। और अल्फा एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का। देखिए ये है एसिड और ये है एमीन, ठीक है। और इस मेन ग्रुप कौन सा है सर मेरा, एसिड। इस ग्रुप को अगर मैं जीरो मान लूं, एसिड ग्रुप को, तो ये पोजीशन क्या कहलाएगी, अल्फा। अल्फा पोजीशन पे एमीन ग्रुप लगा है, इसलिए सर हम इनको क्या बोलते हैं, अल्फा एमिनो एसिड। अल्फा पोजीशन पे क्या लगा है, एमीन ग्रुप, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, अल्फा एमिनो एसिड। तो जो अल्फा एमिनो एसिड, प्रकृति में जितने भी प्रोटीन पाए जाते हैं सर, सारे अल्फा एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो ये अल्फा पोजीशन पे एमीन आने की वजह से अल्फा एमिनो एसिड। देखिए सर इसको भी जीरो मान लो, इसको भी अल्फा मान लो, तो अल्फा पोजीशन पे क्या लगा हुआ, एमीन, तो ये भी क्या हो गया सर मेरा, अल्फा एमिनो एसिड। तो प्रोटीन क्या होते हैं, अल्फा एमिनो एसिड के बहुलक होते हैं। इसी का एक एग्जांपल देख रहे हैं सर, देखो ये है मेरा ग्लाइसिन, ये वाला पार्ट है मेरा ग्लाइसिन का, और ये वाला पार्ट है सर एलेनिन का, ठीक है। अब जब ग्लाइसिन और एलेनिन मिलते हैं सर, दोनों जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो ये OH उठा लेगा इस H को, और यहां से निकल जाएगा क्या, H2, ठीक है। और इसके बीच में बन जाता है सर एमाइड जैसा बॉन्ड, जिस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये दोनों आपस में जुड़ गए, और इसको हमने क्या बोला सर, ग्लाइसिल एलानिन। इसको सर मैकेनिज्म भी आप इसका समझ सकते हैं, जरा चेक कीजिए। मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। ये था मेरे पास RCOOH, और इसके साथ रिएक्शन करा सर आपने किसका, RNH2 का। तो इस OH ने उठाया इस H को, तो यहाँ पे बच गया सर ROH, यहाँ आ गया OH, और इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया है, इसको ऐसे लिख दीजिए। इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये अपना वापस खींचेगा सर, इस पे लोन पेयर है तो ये अटैक करेगा सर कहाँ, इस कार्बन पे, और ये क्या बन जाएगा, RC OO NH2। तो इस तरीके से ये होने वाला है। ज्यादा समय इस पे नहीं देंगे, फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप ऑफकोर्स कमेंट कर सकते हैं। तो ये तो था सर हमारा प्रोटीन, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इसमें था नहीं, सामान्य सी। आज का वीडियो थ्योरेटिकल ज्यादा है। अब देखते हैं सर अगला क्वेश्चन।
इसी का 25वां क्वेश्चन है सर हमारा कि निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। देखिए सर, बहुत आसान प्रश्न है बहुत आसान, लेकिन हर बार गलती करने की हमने सौगंध ले रखी होती है ना, कसम खा लेते हैं कि गलती करके आना है। देखिए, कॉपर का इलेक्ट्रॉन, कॉपर और क्रोमियम तो सर वैसे ही याद होना चाहिए, है ना। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करोगे सर आप, तो क्या होने वाला है, ऑर्गन हो जाएगा मेरा 18, ठीक है। इसके बाद आ जाता है 4s2 और 3d9। ऐसा होना चाहिए था, 29 होता ना, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन आपको याद होगा, आपको आपके टीचरों ने बताया होगा कि यहाँ पे 3d9 की स्टेबिलिटी क्या होती है, कम, इसलिए 3d9 किस में जाना पसंद करता है, 3d10 में, और ये हो जाता है 4s1। इतना याद होगा। अब सर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि आप लोग सोचते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन अगर 4s में भरा है और बाद में 3d में, तो पहले इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए 3d का। नहीं, ध्यान दीजिए, s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा भी पहले जाता है, इलेक्ट्रॉन फिल भी पहले किया जाता है ना। और इलेक्ट्रॉन निकलता भी सर पहले कहाँ से है, s से। निकलेगा भी कहाँ से पहले, s से। ये आपको ध्यान रखना है, एस से ही इलेक्ट्रॉन निकलता भी पहले है और एस से ही इलेक्ट्रॉन भरा भी पहले जाता है। क्यों भरा इसलिए जाता है कि इसका एनर्जी लेवल कम है सर, और निकलता इसलिए है सर कि बाह्यतम कक्षा तो 4 ही है ना, 3d तो यहाँ कहीं अंदर होगा, बाह्यतम कक्षा कौन सी है, 4s। तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एक बार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले ठीक से कर लीजिए। आपको क्या करना है, जरा चेक कीजिए। आप इसको इस तरीके से लिख दीजिए, आप इसको लिखिए ऐसे, 3d10 और 4s1, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है सर, ये जो बाह्यतम कक्षा है मेरी, बाह्यतम कक्षा मेरी कौन सी है, 4s1। 4s1 से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। देखिए, आपको करना किसका है, Cu पॉजिटिव का, Cu पॉजिटिव का। तो Cu पॉजिटिव में 3d10 तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है ना। अब आपको निकालना क्या है सर, यहाँ से 4s से, और 4s से जब एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4s नॉट। तो कॉपर से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा सर, तो क्या हो जाएगा, 4s नॉट। ऐसे ही देखिए कोबाल्ट का है, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे सर, तो आपका क्या होने वाला है, 27 कोबाल्ट। क्या हो जाएगा सर, जरा चेक कीजिए, 18 ऑर्गन तो आने वाला है, इसको तो रख दीजिए यहीं पे। ये आ जाएगा सर क्या, 3d8 और 4s2, 3d7, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। देखिए, 18 और 2 20 और 7 27, 3d7। तो अब वापस देखिए, इलेक्ट्रॉन भरा भी s में पहले जाता है और निकलेगा भी s से। और कोबाल्ट 2 पॉजिटिव बोला गया है, तो जब कोबाल्ट से 2 पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, दान दिए हैं इसने 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑर्गन तो 18 रहेगा सर अपनी जगह, 3d7 भी रहने वाला है अपनी जगह, और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कहाँ से, s से। तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन भरे भी पहले s में जाते हैं और निकाले भी पहले s से जाते हैं। अब बहुत ज्यादा डीप चर्चा यहाँ पे नहीं कर सकते सर, लेकिन दोबारा जब भी इसका वीडियो बनेगा सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड, तब आपको डीप समझाया जाएगा। अभी आपको बस इतना याद रखना है कि एस में ही इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं और एस से ही पहले इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। तो अगला प्रश्न है सर हमारा कि संक्रमण तत्व संकुल यौगिक क्यों बनाते हैं। देखिए, संक्रमण तत्व आप पहले बोलते किसको है, संक्रमण तत्व बोलते हैं सर हम उन यौगिकों को जो डी ब्लॉक के तत्व है, उन तत्वों को बोला जाता है जो डी ब्लॉक के, यौगिक नहीं, तत्व। अब डी ब्लॉक के भी वो तत्व सर जो किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में अपने पास कैसे इलेक्ट्रॉन रखते हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हो, उसी कंडीशन में उसको क्या बोला जाएगा, संक्रमण तत्व है। जैसे आप जानते हैं जिंक संक्रमण तत्व नहीं है, और जिंक की पूरी फैमिली संक्रमण तत्वों में नहीं आती है, ठीक है। दूसरा बोल रहा सर संकुल यौगिक, तो संकुल यौगिक भी आपको सर परिचय होगा संकुल यौगिकों से, क्योंकि आप 12th में हैं। तो K4Fe साइनाइड का होल 6 है ना, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट इसका नाम है सर। ये एक उदाहरण है संकुल यौगिकों का। अब यहाँ पे देखिए सर, संक्रमण तत्व अनेक संकुल यौगिकों की रचना करते हैं, और इसके कारण क्या क्या है। धातु आयनों के आकार का छोटा होना, पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, धातु नहीं है, धातु आयन है, बहुत जगह धातु लिखा रहता है, तो इसको क्लियर करना है। धातु आयन क्यों सर, क्योंकि देखिए जो मेरे पास सेंट्रल मेटल एटम होगा, केंद्रीय धातु परमाणु होगा, इसकी प्राइमरी वैलेंसी, प्राथमिक जो संयोजकता है, ये तो इसने किसी ऋणात्मक तत्व के साथ क्या कर लिया होगा, पूरी कर ली होगी। अब ये पूरी करता है सर कौन सी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, द्वितीयक संयोजकता पूरी करता है सर, जो ये पूरी करता है किसके साथ, लिगेंड के साथ। तो संकुल यौगिक तो सर इसकी सेकेंडरी वैलेंसी की कहानी है ना, संकुल यौगिक बनाने की जो कहानी है वो कौन सी वैलेंसी है सर, सेकेंडरी।
तो सेकेंडरी वैलेंसी से पहले मेरा सेंट्रल मेटल क्या बन चुका है, केंद्रीय धातु आयन बन चुका है। केंद्रीय धातु मेरा क्या बन चुका है, धातु आयन बन चुका है ना। तो हमें बात करनी है धातु आयन की। तो धातु आयनों के आकार का छोटा होना पहला रीजन है सर। अब देखिए धातु आयन, अब आपको याद होगा ये है एस ब्लॉक बाई साइड, फिर बीच में आता है सर क्या, डी ब्लॉक, और यहां आता है आपका पी ब्लॉक, है ना, इस तरीके से। हाँ, तो ये डी ब्लॉक बीच में है सर। अब आप जानते हैं कि जब बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं सर, है ना, बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो जड़ में क्या होती है सर, वृद्धि। परमाणु क्रमांक में क्या होती है, वृद्धि। परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने का मतलब है सर नाभिकीय आवेश में क्या होती है, वृद्धि, है ना। नाभिकीय आवेश में क्या होती है, वृद्धि। और नाभिकीय आवेश में वृद्धि हो रही है सर, तो साइज क्या होगा, साइज क्या होगा, घटेगा। क्लियर बात है। हमने बोला था हमारे पास दो गोले हैं, दो परमाणु हैं, एक के पास 4 प्रोटॉन है सर और दूसरा परमाणु है इसके पास 20 प्रोटॉन है। दोनों के दोनों इस कक्षक पर क्या लगा रहे हैं, अपना अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं सर। जो कक्षा की दूरी है ये बराबर है, ये दूरी और ये दूरी बराबर है। तो 4 परमाणु इस कक्षक को खींचने में क्या होते हैं सर, कमजोर होते हैं, वो आसानी से इस कक्षा को नहीं खींच पाते हैं, है ना। जबकि 20 प्रोटॉन आसानी से इस कक्षा को कहाँ खींच लेते हैं, अंदर। तो परमाणु का साइज क्या हो जाता है सर, छोटा। परमाणु का साइज क्या हो जाता है, छोटा। अब देखिए सर, एक तो नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, ऊपर से अगर मैं किसी डी ऑर्बिटल के तत्व को ले लूं Mn, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन क्या कर चुका है, लूज। 5 इलेक्ट्रॉन क्या कर चुका है, लूज। अब इसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई है, कम। और नाभिकीय चार्ज अब भी कितना है सर, Mn के लिए 25। तो इसका जो साइज होता है सर वो क्या हो जाता है, काफी छोटा। ठीक है, आराम से समझिए। तो एक तो सर इसका साइज छोटा था, ऊपर से इस पे क्या आ गया, उच्च आयनिक आवेश +5 चार्ज आ गया। तो साइज क्या हो गया सर, थोड़ा छोटा हो गया, है ना। और अब जब इसका आयनिक आवेश बढ़ेगा सर, साइज छोटा होगा, तो मैं एक और चीज बता देता हूं, इसका जो जड़ इफेक्टिव है ये और भी ज्यादा क्या हो चुका होगा, पावरफुल हो चुका होगा। जड़ जड़ इफेक्टिव क्या होगा सर, और भी ज्यादा इफेक्टिव हो गया होगा। तो अब ये बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉनों को आसानी से क्या कर सकता है, अपनी तरफ खींच सकता है, अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकता है, खींच सकता है। क्यों, क्योंकि जड़ क्या है, ज्यादा इफेक्टिव है। क्लियर है, क्योंकि इस पे आयनिक आवेश बढ़ गया है और आयनिक आवेश बढ़ने की वजह से साइज क्या हो गया है, छोटा, और भी छोटा। तो जड़ इफेक्टिव बहुत ज्यादा हो चुका है। तो जड़ इफेक्टिव ज्यादा है सर, जड़ कैसा है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो अब जब भी इस साइज के आसपास कोई लिगेंड आता है सर, तो ये लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों को कहाँ खींच सकता है, अंदर। लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों को कहाँ खींच सकता है, अंदर। तो इसके पास लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्या आ गई, पावर। क्लियर बात है। अब दूसरी बात क्या है सर, एक तो इसका आकार छोटा है, दूसरा उच्च आयनिक आवेश है, जिसकी वजह से इसका जड़ क्या हो गया, बहुत ज्यादा इफेक्टिव। ये बात याद रखेंगे। मैं इसको जरा हटाता हूं। तो जड़ हो गया सर इसका इफेक्टिव। अब जड़ इफेक्टिव होने की दो कारणों की वजह से जड़ क्या हो गया, इसका इफेक्टिव। अब जड़ इफेक्टिव होने की वजह से सर ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। क्लियर बात है। तो इन दो कारणों की वजह से इसको इलेक्ट्रॉन करने की जो टेंडेंसी थी, इलेक्ट्रॉन करने की जो इसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो इसकी प्रवृत्ति थी, वो क्या हो गई सर, बढ़ गई। अब इलेक्ट्रॉन तो खींच सकता है, फ्लोरीन वाला केस। लेकिन सर इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए क्या चाहिए, जगह। और हमारे पास आबंध बनाने के लिए डी कक्षकों की क्या है सर, रिक्त डी कक्षकों की क्या है, उपलब्धता है। अगर मैं Mn का केस ले लूं सर, जरा चेक कीजिए। Mn2 पॉजिटिव ले लूं या Mn कोई भी तत्व ले लूं सर, 5 पॉजिटिव, Cr6 पॉजिटिव, तो Mn2 पॉजिटिव का केस अगर लूं तो मेरे पास क्या होगा सर, 18 ऑर्गन तो होने वाला है। साथ में होगा सर मेरे पास 3d5 और साथ में होगा 4s0। चौथी कक्षा चल रही है सर, तो 4s के बाद आएगा 4p और 4p के बाद क्या आने वाला है सर, 4d। देखिए एक तो d ऑर्बिटल इसके पास अनपेयर्ड 5 इलेक्ट्रॉन है, 4s भी खाली है सर, 4p भी इसके पास क्या है, खाली है, और 4d भी क्या है सर, इसके पास खाली है। तो इतने सारे खाली ऑर्बिटल होने की वजह से सर ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर भी लेता है और इलेक्ट्रॉनों को जगह भी प्रोवाइड कर देता है, जगह भी दे देता है ना। तो क्या क्या कारण है, धातु आयन का आकार छोटा है, धातु पर उच्च
आयनिक आवेश है जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव हो गया, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से खींच सकता है, और खाली कक्षक होने की वजह से, खाली कमरे होने की वजह से आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, अपने पास रख सकता है। इसलिए सर ये क्या बनाते हैं, संकुल यौगिक बनाते हैं। ठीक है सर, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।